पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का जो वीडियो लेक्चर है, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। और आज का हमारा सब्जेक्ट है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन और आपका लेसन है 4। ठीक है, 4th लेसन की आपकी एक वीडियो आ चुकी है। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो, इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे लाइटनिंग अरेस्टर होता क्या है। देखिए, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, तड़ित चालक। क्या कहते हैं, तड़ित चालक। तो देखिए, तड़ित चालक हम इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और लाइटनिंग अरेस्टर भी हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक, ये होता क्या है। ठीक, आज के वीडियो लेक्चर में हम इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक, इसकी वर्किंग भी पढ़ेंगे और साथ ही आपको जो कि फोटो के माध्यम से बताएंगे कि लाइटिंग अरेस्टर आपका जो कि है कैसा दिखता है। देखिए, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी हम आपको आगे क्लासिफिकेशन में बता देंगे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। लेकिन आपको जो सभी आपके लाइटिंग अरेस्टर है, सभी का काम केवल एक ही होता है, आपके तड़ित से आकाशीय बिजली से, ठीक, होने वाले पावर सिस्टम में आकाशीय बिजली से होने वाले नुकसान से बचाना। देखिए, पावर सिस्टम को हाई वोल्टेज सर्ज से बचाने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर का यूज किया जाता है। मतलब कि पावर सिस्टम को हम आकाशीय बिजली से बचाने के लिए, ठीक, जो आपकी बिजली गिरती है, ठीक है, उससे बचाने के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर मतलब कि तड़ित चालक का उपयोग करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर का वर्क किसी भी खतरनाक ओवर वोल्टेज को डैमेज करने से पहले डिस्चार्ज करने की अनुमति देना है और फिर डिस्चार्ज के बाद नॉर्मल ऑपरेशन के लिए लाइन को रिस्टोर करना होता है। देखिए, आपके अरेस्टर को निम्नलिखित कार्य करने हेतु, ठीक, करने होते हैं। आपके जो अरेस्टर है उसको निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। कौन कौन से, देखिए, सबसे पहला कार्य क्या है आपका, जब तक सिस्टम वोल्टेज नॉर्मल रहता है तब तक ग्राउंड पर फ्लो होने की अनुमति ना देना, ठीक है। और ग्राउंड को एक पथ प्रदान करता है जब सिस्टम आपका नॉर्मल वोल्टेज से ऊपर बढ़ जाता है, अर्थात जब आपका जो कि है, अर्थात जब ओवर वोल्टेज हो जाता है तब वह वोल्टेज जिस सर्किट पर ऑपरेट हो रही है उस एनर्जी से अलग करना, उसे एनर्जी से जो कि है अलग कर देता है। ठीक, तीसरा हमारा कार्य इसका क्या होता है, ग्राउंड में करंट फ्लो को रोकना, जैसा कि सिस्टम वोल्टेज प्रीडिटरमाइंड वैल्यू से नीचे गिरता है और कंडक्टर तथा ग्राउंड के बीच आपके इंसुलेट गुणों को रिस्टोर मतलब करता है। देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज़ जान ले, आपका जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है ये क्या करता है, आपकी लाइटनिंग अरेस्टर तड़ित चालक हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, ठीक, बड़े बड़े पावर सिस्टम में, ठीक, बड़े बड़े जो आपकी इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, उद्योग होते हैं, वहाँ पर भी हम लाइटनिंग अरेस्टर को लगाते हैं। कई घरों पर भी, जो कि बड़े बड़े घरों पर भी लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है। इसका काम होता है आकाशीय बिजली मतलब कि आपकी जो तड़ित आती है उसको ये क्या करता है, सीधा ग्राउंड की ओर फ्लो कर देता है। मतलब कि जो आकाशीय बिजली से आपके इंडस्ट्री या आपके पावर सिस्टम में होने वाला नुकसान होता है तो वह टाल देता है ये, ठीक, उसको ख़त्म कर देता है। देखिए, लाइटनिंग अरेस्टर वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक, इसकी हम कार्यविधि जो कि देख लेते हैं। देखिए, जब कंडक्टर के साथ वोल्टेज सर्ज ट्रेवलिंग उस पॉइंट तक पहुंच जाती है जिस पर एक लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल होता है, तो यह अरेस्टर के इंसुलेशन को तुरंत ब्रेक कर देता है, जिससे वोल्टेज सर्ज ग्राउंड पर डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब कि वोल्टेज जो आपका होता है, ठीक, तड़ित आपकी ग्राउंड की ओर डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे ही सिस्टम वोल्टेज आपकी प्रीडिटरमाइंड वैल्यू से नीचे गिरता है तो आपका कंडक्टर और ग्राउंड के बीच आपके इंसुलेशन रिस्टोर किया जाता है और ग्राउंड पर आगे का फ्लो रुक जाता है। मतलब कि ग्राउंड पर आगे का फ्लो जो कि नहीं होने देता है। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर। देखिए, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, ठीक, अगर आप टेक्नोलॉजी तकनीकी के आधार पर देखें तो देखिए, सबसे पहले तो आपका आता है मैकेनिकल टाइप अरेस्टर। तो देखिए, मैकेनिकल टाइप अरेस्टर के अंतर्गत आपके दो लाइटनिंग अरेस्टर आते हैं, सिंगल गैप अरेस्टर और आपके मल्टी गैप अरेस्टर। इसके बाद आगे हम देखेंगे केमिकल टाइप अरेस्टर। देखिए, केमिकल टाइप अरेस्टर के अंतर्गत आपके चार अरेस्टर आपके आते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक अरेस्टर्स, ठीक, दूसरा आता है ऑक्साइड अरेस्टर, तीसरा आता है
थायराइड अरेस्टर और चौथा आता है कॉम्बाइंड टाइप अरेस्टर, ठीक, मैकेनिकल एंड आपके केमिकल टाइप अरेस्टर, मतलब कि दोनों को कंबाइंड कर ये अरेस्टर आपका बनाया गया है। इसके बाद बी में हम देखेंगे आपके अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। देख आपको सभी जो कि है इसी तरह से लिखना है, पहले तो आपको तकनीकी के आधार पर, फिर संरचना के आधार पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। इसमें इसके अंतर्गत देखिए काफ़ी सारे अरेस्टर आपके आते हैं। पहला आता है आपका स्पार्क गैप अरेस्टर, ठीक, स्पार्क गैप अरेस्टर के बाद आपका दूसरा आता है रॉड गैप अरेस्टर, तीसरा आपका आता है निडल गैप अरेस्टर, ठीक, चौथा आपका तीसरा जो कि आता है क्या है, हॉर्न गैप अरेस्टर। इसके बाद देखिए ये सब किसके अंतर्गत हैं, आपके स्पार्क गैप अरेस्टर के अंतर्गत ही आपके इतने सारे अरेस्टर आते हैं, ठीक है। आपको साइड में जो कि है फोटो दिखाने की हम कोशिश करेंगे आपके जो भी अरेस्टर होंगे। इसके बाद देखिए तीसरा हमारा हो गया, चौथा हमारा आता है स्फीयर गैप अरेस्टर, ठीक। इसके बाद हमारा पांचवा आता है, इसके बाद हमारा देखिए पांचवा आता है क्या, डिस्क गैप अरेस्टर। इसके बाद छठवां हमारा क्या है, मल्टीपल गैप अरेस्टर। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आपका दूसरा आता है इलेक्ट्रोलिटी अरेस्टर, ठीक। इसके बाद ऑक्साइड अरेस्टर, आपके थायराइड अरेस्टर, ठीक, एक्सपल्सन अरेस्टर और आपके वाल्व टाइप अरेस्टर। तो ये सभी अरेस्टर आपके आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। देखिए अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन के अंतर्गत आपका पहला आता है लाइन अरेस्टर, और लाइन अरेस्टर के अंतर्गत आपके दो अरेस्टर आते हैं, एक आपका ट्रांसमिशन टाइप अरेस्टर और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप अरेस्टर। बहुत ही सरल नाम है, ठीक, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए आपके अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन में देखेंगे आप लाइन अरेस्टर में दो आते हैं आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अरेस्टर, दो आपके अरेस्टर इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन में ही आपके स्टेशन अरेस्टर के अंतर्गत आपके दो अरेस्टर आते हैं, पावर स्टेशन अरेस्टर और सब स्टेशन अरेस्टर। इसके बाद डी आपका आता है अकॉर्डिंग टू आपके सर्किट, अकॉर्डिंग टू सर्किट। देखिए ये सभी अगर आप इस तरह से क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो 5 नंबर जो कि आपको पूरे 100% मिलेंगे। इसी तरह से आपको जो कि है क्लासिफिकेशन लिखना है। इसके बाद हम इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जो कि मेन टॉपिक आपके मेन अरेस्टर हैं उनके बारे में भी लिख देंगे। डी हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू सर्किट। इसके अंतर्गत देखिए पहला आता है पावर सर्किट अरेस्टर। पावर सर्किट अरेस्टर के अंतर्गत आपके दो आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट अरेस्टर, प्राइमरी सर्किट अरेस्टर और सेकेंडरी सर्किट अरेस्टर। इसके बाद देखिए ये हमारा आता है अकॉर्डिंग टू लाइन वोल्टेज, अकॉर्डिंग टू लाइन वोल्टेज के अनुसार। इसके अंतर्गत भी आपके लो और हाई वोल्टेज अरेस्टर, लो वोल्टेज अरेस्टर और हाई वोल्टेज अरेस्टर। बहुत ही ईजी नाम है, अगर आप याद करना चाहें तो बड़ी ही आसानी से इनको याद कर सकते हैं। अब देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या, स्पेस गैप अरेस्टर। क्या है स्पेस गैप अरेस्टर, तो देखिए इसके बारे में हम आपको बता दें, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक, स्पेस गैप अरेस्टर। तो देखिए स्पेस गैप अरेस्टर, इसके अंतर्गत आपके 4 अरेस्टर आते हैं। पहला आता है रॉड गैप अरेस्टर, दूसरा आता है स्फीयर गैप अरेस्टर, तीसरा आता है हॉर्न गैप अरेस्टर और चौथा आता है मल्टीपल गैप अरेस्टर। ये सभी नाम जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। अब इन चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, ठीक, इसके चित्र बना देंगे और जो कि हमारा क्लासिफिकेशन पूरा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले, ठीक, पेपर में कि सर आपका लाइटनिंग अरेस्टर क्या है और इसका वर्गीकरण बताइए, तो इस तरह से हमको ये सभी चीज़ें लिखनी होगी, जब जाकर हमको 5 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले हमारा ये आता है रॉड गैप अरेस्टर। देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम कि इस प्रकार के अरेस्टर में दो रॉड के एंड के बीच एक ईयर गैप होता है। इस प्रकार के अरेस्टर में दो रॉड के एंड के बीच एक ईयर गैप होता है, मतलब कि ईयर गैप होता है। अरेस्टर का एक एंड लाइन से कनेक्ट होता है और रॉड का एक दूसरा हिस्सा, मतलब कि दूसरा एंड ग्राउंड से कनेक्ट होता है। देखिए आपका एक, मान लें आपका एक ये अरेस्टर है, इसका एक भाग जो कि है हम लाइन से कनेक्ट करेंगे और दूसरा भाग हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो ये है आपका क्या, रॉड गैप अरेस्टर। और इस दोनों एंड के बीच क्या होता है, ईयर गैप होता है। अब हम इसका चित्र देख लेते हैं। देखिए आप इसका चित्र देख सकते हैं साइड में। तो देखिए आप इस तरह से जो कि इसका चित्र बनाएंगे, ये देखिए आपका पहला एंड है और ये दूसरा एंड है, ठीक। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रॉड लाइन में कनेक्ट किया गया, ठीक। ये जो रॉड लाइन में आपका कनेक्ट है ऊपर वाला एंड, और नीचे वाला एंड कहाँ पर कनेक्ट है, आपका अर्थ में कनेक्ट है। रॉड को आपका अर्थ में कनेक्ट किया गया, ठीक। ये बीच में क्या है आपका रॉड गैप, ठीक। और
ठीक, इस तरह से आप इसका चित्र बनाएंगे पूरा। इसमें हम आगे लिखेंगे कि अरेस्टर को गैप सेटिंग ऐसी होनी चाहिए, अरेस्टर की गैप सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि इसे फॉल्ट से पहले ब्रेक करना चाहिए। जब आपका लाइन हाई वोल्टेज हो जाती है, जब आपकी लाइन में हाई वोल्टेज फ्लो होने लगता है तो गैप स्पार्क और फॉल्ट करंट अर्थ से गुजरती है, इसलिए डिवाइस डैमेज होने से जो कि बच जाती है। देखिए क्या करता है, जब आपकी त्वरित या आपकी आकाशीय बिजली इस पर गिरती है और आपकी लाइन में हाई वोल्टेज होता है तो ये उस वोल्टेज को आपके डाइवर्ट कर देती है, ठीक, अर्थ की ओर। इसके बाद देखिए दूसरा अरेस्टर हम पढ़ते हैं, स्पेयर गैप अरेस्टर। स्पेयर गैप अरेस्टर का आप जो कि है फिगर इस तरह से बनाएंगे, ठीक, इस तरह से आप फिगर इसका बना देंगे। ये आपकी क्या है, चेकिंग कॉइल है, ठीक, ये आपकी स्फीयर ए और बी। देखिए इस प्रकार की डिवाइस में दो अलग अलग स्फीयर के बीच ईयर गैप प्रदान किया जाता है। मतलब कि इस प्रकार की डिवाइस में स्फीयर गैप अरेस्टर में हमारे दो अलग अलग स्फीयर के बीच एक ईयर गैप होता है। एक स्फीयर को लाइन से कनेक्ट किया जाता है तथा दूसरे स्फीयर को ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है। आपके देखिए जितने भी लाइटनिंग अरेस्टर हैं इसमें एक भाग को हम किससे, लाइन से कनेक्ट करेंगे और दूसरे भाग को आपके अर्थ से कनेक्ट करेंगे। ये सभी हमको आपके लाइटनिंग अरेस्टर में करना ही है, ठीक है। दोनों आपके स्फीयर के बीच की दूरी बहुत कम होती है, दोनों स्फीयर की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर के फेज वाइंडिंग के बीच एक चेकिंग WPL का यूज किया जाता है। एक चेकिंग WPL का यूज किया जाता है और स्फीयर को लाइन से कनेक्ट किया जाता है, ठीक। इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे कि अरेस्टर के बीच ईयर गैप इस तरह से सेट किया जाता है कि डिस्चार्ज नॉर्मल ऑपरेशन कंटिन्यू में आपकी कंडीशन में हो सके, ठीक, कंडीशन में ना हो, सॉरी। अरेस्टर के बीच ईयर गैप इस तरह से सेट किया गया है कि डिस्चार्ज नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में ना हो। इसके बाद देखिए तीसरा अरेस्टर हमारा आता है हॉर्न गैप अरेस्टर। देखिए हॉर्न गैप अरेस्टर का आप चित्र इस तरह से बनाएंगे, ये है आपका हॉर्न गैप अरेस्टर का चित्र। ये देखिए आपकी ट्रांसफार्मर बाइंडिंग लगी हुई है, ये है आपकी चौक कुंडली, ठीक, ये इसका क्या है, फिगर डायग्राम है। आपके हॉर्न गैप अरेस्टर का क्या है, फिगर डायग्राम है, ठीक। ये आपकी जो कि है चौक कुंडली, ये आपकी क्या रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका हॉर्न गैप है, ठीक, ये फोर्स है, ये लाइन गई हुई है आपकी और ये क्या है, फील्ड है आपका, ठीक, और ये अर्थ से कनेक्ट है। देखिए इसमें आपके हॉर्न के आकार में मुड़ी हुई दो आपके धात्विक छड़ें होती हैं। इसमें हॉर्न के आकार में मुड़ी हुई दो धात्विक छड़ें होती हैं जो सदैव ऊर्ध्वाधर मतलब कि हॉरिजॉन्टल खड़ी हुई होती हैं, ठीक। हॉर्न की एक रॉड के आपकी सीरीज में रेजिस्टेंस आपके कनेक्ट करके लाइन में जोड़ा जाता है और जो दूसरा आपका रॉड होता है तो दूसरा रॉड को आपके डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर भी क्या किया गया है, एक भाग को हमारे लाइन से जोड़ा गया है और दूसरे भाग को हमारे अर्थ से जोड़ा गया है। तो इतनी चीज़ तो हमको याद हो ही गई है कि जितने भी हमारे लाइटनिंग अरेस्टर हैं इन सभी में हम एक भाग को जो कि है अर्थ से कनेक्ट करते हैं और एक भाग को हम लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए बहुत ही ईजी, अगर आप लोग याद करना चाहें तो बड़ी ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे हॉर्न गैप अरेस्टर में कि इस अरेस्टर का गैप इस प्रकार से सेट किया जाता है कि A' तथा A1 तथा A2 के बीच उत्पन्न आपके स्पार्क ओवर नॉर्मल वोल्टेज की लगभग 2 गुना वोल्टेज पर सेट किया जाता है। A1 तथा A2 के बीच स्पार्क ओवर के कारण आपके उत्पन्न आर्क को लो कंडक्टर की तरह ऑपरेट होती है। यह आर्क A से B की ओर ऊपर की तरफ जाती है। देखिए इसमें हम आगे लिखेंगे कि गैप में आर्क के कारण उत्पन्न ताप से आपके वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है जिससे ईयर की A से B की ओर ऊपर जाती है, ठीक। इसके बाद देखिए हम इसमें लिखेंगे कि A की अपेक्षा B पर गैप अधिक होता है। इससे नॉर्मल वोल्टेज पर आर्क B के अंदर 3 सेकंड से अधिक समय तक नहीं टिकती है, अर्थात आर्क 3 सेकंड में ही बुझ जाती है, ठीक। अगर आपको देखिए इतनी चीज़ अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो जो कि है हमने देखिए लाइन से कनेक्ट कर दिया है, ठीक। यहीं तक जो कि हम इसमें लिख भी सकते हैं। ये A', ठीक, ये है आपका B', A है आपका, ये है क्या, B', ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे। इसके बाद चौथा और आखिरी जो कि है हमारा
लाइटनिंग अरेस्टर आता है जिसका नाम है मल्टी गैप लाइटनिंग अरेस्टर। देखिए मल्टी गैप्स लाइटनिंग अरेस्टर का जो कि आपका फिगर डायग्राम इस तरह से आपका बनेगा, ठीक। ये आपका एन, ये आपका क्या सीरीज गैप, ये आपका पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक। ये आपका है शंट गैप, ये है सीरीज रेजिस्टेंस और ये है आपका अर्थ। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें एक भाग को जो कि लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरी भाग को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे कि इसमें एक स्पेस गैप होता है। इसमें क्या होता है, एक स्पेस गैप होता है, इसलिए इसे मल्टी स्पेस गैप लाइटनिंग अरेस्टर भी कहा जाता है। देखिए मल्टी गैप अरेस्टर एक दूसरे से आइसोलेटेड छोटे आपके मेटल सिलेंडर की एक सीरीज होती है और एयर गैप से अलग होते हैं। क्या होते हैं, और एक एयर गैप से अलग होते हैं। देखिए पहले और आखिरी सीरीज का हिस्सा ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है, ठीक, कनेक्ट होता है। आवश्यक गैप की संख्या लाइन वोल्टेज पर डिपेंड होती है। आवश्यक वोल्टेज की संख्या क्या होती है, आपके लाइन वोल्टेज पर डिपेंड होती है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो है इलेक्ट्रोलाइटिस अरेस्टर, ठीक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस प्रकार के अरेस्टर में डिस्चार्ज कैपेसिटी अधिक होती है। मतलब कि इस प्रकार के अरेस्टर की आपकी जो डिस्चार्ज करने की, मतलब कि तड़ित को डिस्चार्ज करने की, डाइवर्ट करने की कैपेसिटी होती है वो आपकी ज़्यादा होती है। इस अरेस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल एल्यूमिनियम प्लेट पर जमी हुई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की पतली फिल्म, ठीक, हाइड्रोक्साइड की पतली फिल्म जो इलेक्ट्रोलाइट में डूबी रहती है के एक विशेष करेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि यह विशेष करेक्टरिस्टिक है जो लो वोल्टेज पर हाई रेजिस्टेंस को धारण करना और आपके क्रिटिकल वोल्टेज से ऊपर की हाई वोल्टेज पर लो वोल्टेज का धारण करना, ठीक है। जैसे ही वोल्टेज का मान आपके क्रिटिकल वोल्टेज मतलब कि क्रांतिक वोल्टेज से अधिक हो जाता है या अधिक बढ़ जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिंग आपके डिफ्यूज हो जाते हैं और आपकी लीकेज करंट क्या कर लेती है, फ्रीली होकर आपके क्या कर लेती है, अर्थ के लिए फ्लो होने लगती है, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे परंतु जब वोल्टेज का मान आपके क्रिटिकल वोल्टेज से घटने लगता है तब ऑक्साइड फिल्म का बनना स्टार्ट हो जाता है जो हाई रेजिस्टेंस प्रदान करती है। देखिए जिससे लीकेज करंट का फ्लो जो कि है अर्थ के लिए रुकने लगता है। अंत में जब हाइड्रोक्साइड फिल्म आपकी पूर्ण रूप से सेवन हो जाती है तब लीकेज करंट का फ्लो होना मतलब कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, ठीक। इसके बाद देखिए हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है हमारा थायराइड अरेस्टर। देखिए थायराइड अरेस्टर में ये सभी अरेस्टर आपसे अलग अलग पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे किसी अरेस्टर को अलग अलग पूछ लें तो इन सभी के बारे में हमको जो कि डिटेल से लिखना होगा, इसका चित्र बनाना होगा, इसकी संरचना, वर्किंग, ठीक है। इस जो आपको जानकारी हो उन सभी के बारे में हमको लिख देना, लेकिन चित्र इन सभी में मेन है। अगर आप चित्र किसी भी डायग्राम को बना देते हैं किसी भी क्वेश्चन में तो 2 या 3 नंबर आपको फिक्स हो जाते हैं। देखिए थायराइड अरेस्टर, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार के अरेस्टर को प्रायः खतरनाक हाई वोल्टेज के खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि हाई वोल्टेज से, हाई तड़ित से सुरक्षा के लिए हम थायराइड अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। इसमें थायराइड होता है जो आपके सिरेमिक पदार्थ का अकार्बनिक यौगिक होता है। ऐसे पदार्थ का रेजिस्टेंस तेजी से करंट की हाई से लो वैल्यू तक और लो से हाई वैल्यू तक घटता है, ठीक। ये क्या होता है, हाई से लो होता है और लो से हाई वैल्यू तक जो कि यह घटता है। इसमें एक डिस्क होती है जिसको दोनों साइड आपके स्प्रेल किया जाता है ताकि डिस्क के बीच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट दिया जा सके। डिस्क को चमकीले पोर्सिलिन कंटेनर के अंदर आपके असेंबल किया जाता है। यह कंटेनर के साथ संयोजन में जो कि है प्रयोग की जाती है। इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे कि यह लाइटनिंग गिरती है। जब लाइटनिंग गिरती है मतलब कि जब आपकी आकाशीय बिजली गिरती है तो वोल्टेज वोल्टेज उठाया जाता है और गैप ब्रेक डाउन होता है तो आपके अरेस्टर बहुत कम मान तक गिरता है और आपके वेव अर्थ तक जो कि है पर डिस्चार्ज हो जाती है और सर्ज के बाद आपके थायराइड फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, मतलब कि अपनी पुनः स्थिति में वापस आ जाता है। तो इस तरह से आप जो कि इसका डायग्राम बनाएंगे आपके थायराइड अरेस्टर का। देखिए आप देख सकते हैं ये आपका लगा हुआ है डबल गैप
क्लैम्प, ठीक। फॉर आपके कनेक्शन के लिए देखिए ये लगा हुआ है एल्यूमिनियम गैप, ठीक। ये आपका स्प्रिंग, ये है हीटिंग डिस्क, ये है सीरीज गैप एलिमेंट, ठीक। ये है आपका क्या, वेब प्रोसेस। तो इस तरह से आप इसका पूरा डायग्राम बना देंगे। हम आपको ये जितने भी डायग्राम आज के वीडियो लेक्चर में बताए गए हैं, ये सभी जो कि है आपको हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। ये है इसका क्या, फिगर डायग्राम, ठीक है। इस तरह से आप इन सभी के बारे में लिख देंगे। और अगर आप डायग्राम बनाकर इसके 2-3 पार्ट के बारे में भी लिख देते हैं तो भी जो कि है बहुत है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है लोकेशन ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर, मतलब कि हम कैसे जानें लोकेशन, हम कैसे पता करें लाइटनिंग अरेस्टर लगाने के लिए। तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि आपके लाइटनिंग अरेस्टर को सर्ज डाइवर्टर भी कहते हैं। मतलब कि जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर है इसको हम सर्ज डाइवर्टर भी कहते हैं, मतलब कि त्वरित को दूसरी ओर भेजने वाला। इसे हाई वोल्टेज फीडर अर्थात ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग एंड से ठीक पहले तथा रिसीविंग एंड के ठीक बाद इलेक्ट्रिक स्टेशन या सब स्टेशन पर स्थापित किया जाता है ताकि लाइन में आने वाली हाई वोल्टेज डिसाइरेबल वेव स्टेशन तथा सब स्टेशन के एंटर होने से पहले ही अर्थ के लिए डाइवर्ट हो जाए। देखिए जो लोकेशन ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर को हम क्यों लगाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर को हम कहाँ पर लगाते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में लगाते हैं, ठीक। कहाँ पर लगाते हैं, लाइन के आने, ठीक, ताकि लाइन के आने वाली जो कि है रिसीविंग एंड के ठीक बाद और आपके सेंडिंग एंड से ठीक पहले लगाते हैं, ताकि आपकी जो ऊपर से त्वरित आकाश की बिजली आए तो आपकी सीधी डाइवर्ट हो जाए, किसकी ओर, आपके अर्थ की ओर डाइवर्ट हो जाए। देखिए लाइटनिंग अरेस्टर का यूज डिवाइस के करीब स्थित होना चाहिए। जो आपका लाइटनिंग अरेस्टर है ये आपके जिस आपको डिवाइस को प्रोटेक्शन देना है उसी डिवाइस के करीब में, मतलब कि पास में स्थापित करना चाहिए इसको। इसकी प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक। जिसकी प्रोटेक्शन की मतलब ज़्यादा ज़रूरत होती है उसी डिवाइस के पास हम लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करेंगे। अब इसके बाद देखिए लाइटनिंग अरेस्टर रेटिंग, ठीक। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। नॉर्मल और रेटेड वोल्टेज, यह पावर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज के मैक्सिमम निश्चित वैल्यू द्वारा आउटपुट या इनपुट दिया जाता है, जिससे यह जो कि है अभी भी इफेक्टिव ढंग से और बिना फ्लो पर करंट के ऑटोमेटिक ख़त्म होने के दौरान अपनी लाइन और अर्थ आपके टर्मिनल पर सपोर्ट कर सकता है। देखिए ग्राउंड वोल्टेज के लिए मैक्सिमम साउंड फेज की तुलना में अरेस्टर की वोल्टेज रेटिंग अधिक होनी चाहिए। इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे कि नॉर्मल डिस्चार्ज करंट, ठीक। नॉर्मल डिस्चार्ज करंट में हम क्या लिखेंगे कि यह एक सर्ज करंट होता है जो स्पार्क ओवर के बाद LA से, मतलब कि लाइटनिंग अरेस्टर से होकर प्रवाहित होती है, जो एक इनपुट वेव शेष, मतलब कि इस आपके शेप के लिए पीक वोल्टेज या पीक वैल्यू में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 10, 5, 2.5, 1.5 या 1 kV रेटिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला हमारा आता है क्या, पावर फ्रिक्वेंसी स्पार्क ओवर वोल्टेज। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे कि यह पावर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज की आर्म वैल्यू है, ठीक। आर्म वैल्यू है जो लाइन और अर्थ टर्मिनल के बीच लगाई जाती है, जो कि अरेस्टर और अर्थ के टर्मिनल के बीच होती है, जो सीरीज गैप पर आपके स्पेस के कारण बनी होती है, ठीक। IS आपकी कौन सी, IS 3010 के अनुसार स्पेस ओवर वोल्टेज रेटिंग आपकी वैल्यू का 1.5 गुना होती है। इसके बाद देखिए रेटिंग ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर इन AC सिस्टम, रेटिंग ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर इन क्या, AC सिस्टम। देखिए इसमें हम देखेंगे कि आपका सिस्टम वोल्टेज नॉर्मल कितना होता है, आपका सिस्टम वोल्टेज नॉर्मल हमारा होता है 400 kV RMS। लाइन टू ग्राउंड वोल्टेज कितना होता है हमारा 335 kV पीक, ठीक। इसके बाद पावर फ्रिक्वेंसी विथ स्टैंड वोल्टेज कितना होता है 530 kV RMS और इम्पल्स विथ स्टैंड वोल्टेज हमारा होता है 1425 kV पीक। इसके बाद स्विचिंग आपका सर्ज विथ स्टैंड वोल्टेज हमारा होता है 875 पीक, ठीक। इसके बाद पॉल्यूशन टेस्ट वोल्टेज हमारा होता है 280 kV आर्म। इसके बाद देखिए ये तो अभी सभी आपकी जानकारी के लिए है, ठीक है। इसके बाद लाइटनिंग अरेस्टर इन DC सिस्टम रेटिंग, मतलब कि लाइटनिंग अरेस्टर आपका DC सिस्टम में रेटिंग जो कि है कितनी होती है, कहाँ पर, तो नॉर्मली वोल्टेज में इसकी रेटिंग होती है जो कि प्लस माइनस आपका 600 kV, ठीक, 600 kV।
डीसी विथ स्टैंड वोल्टेज में इसकी जो कि है रेटिंग होती है 1200 केवी। आपके रिवर्स पोलैरिटी टेस्ट आपके वोल्टेज कितना होता है ±900 केवी। ठीक, इसके बाद इम्पल्स विथ स्टैंड वोल्टेज आपका डीसी में होता है, कितना होता है 900 केवी पीक। इसके बाद स्विचिंग सर्ज विथ स्टैंड वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है आपकी डीसी में 1500 केवी पीक। इसके बाद पॉल्यूशन टेस्ट वोल्टेज कितना होता है 660 केवी। तो ये आपकी हो गई डीसी में। उसके हमने पहले पढ़ा था एसी में रेटिंग कितनी होती है। इसके बाद देखिए सर्ज एब्जॉर्बर। ठीक है, सर्ज एब्जॉर्बर में क्या पढ़ाएंगे कि ओवर वोल्टेज के कारण होने वाली क्षति, मतलब कि आगामी तरंगों के केवल आयाम, ठीक, ओवर वोल्टेज के कारण होने वाली क्षति या नुकसान पर ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि वेव फ्रंट के स्टेपनेस या आपके ढालूपन पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, वे आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो सर्ज तथा ओवर वोल्टेज वेव के रूप में कन्वर्ट करती हैं। ठीक, वे आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वे उपकरण जो आपके सर्ज तथा ओवर वोल्टेज वेव के रूप में कन्वर्ट करती हैं या संशोधित करती हैं और एनर्जी के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब, मतलब कि अवशोषित भी करती हैं। इस प्रकार के इक्विपमेंट को हम सर्ज एब्जॉर्बर कहते हैं, सर्ज एब्जॉर्बर कहते हैं। इस तरह से आप इसका जो कि डायग्राम बना देंगे, ये आपका रेजिस्टेंस, ये है आपका लाइन। ठीक है, इस तरह से आप इसका डायग्राम बना देंगे सर्ज एब्जॉर्बर का। इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे कि जब किसी एक आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्ज एब्जॉर्बर क्या है, इसके बारे में बताइए, तो तब हमको ये सब लिखना है। देखिए इसके बाद हम लिखेंगे क्या, जब किसी एक आपके कैपेसिटर को लाइन तथा अर्थ के बीच आपके कनेक्ट किया जाता है, तब यह किसी वेव फ्रंट के ढालूपन को कम करता है। इस प्रकार का ओवर वोल्टेज से होने वाली क्षति या नुकसान से अन्य डिवाइस की रक्षा करता है। आपका क्या करता है, ओवर वोल्टेज से होने वाली नुकसान की सर्ज एब्जॉर्बर हमारी रक्षा करता है डिवाइस की। एक ट्रैवलिंग वेव तथा उच्च आवृत्ति वेव के डिस्चार्जिंग में एक शुद्ध कैपेसिटर द्वारा एनर्जी का उत्सर्जन नहीं होता। ठीक, अपितु उपकरण में एनर्जी को केवल डाइवर्ट करता है। ठीक, और मैक्सिमम एनर्जी लाइन कंडक्टर तथा अर्थ कंडक्टर के रेजिस्टेंस में उत्सर्जित होता है। ठीक है, यूज हम इसके पढ़ लेते हैं। यूज क्या है, आपके प्राकृतिक इलेक्ट्रिसिटी को अर्थ के लिए और आपके हाई वोल्टेज के आपके हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सर्ज एब्जॉर्बर का। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सर्ज एब्जॉर्बर। लास्ट टॉपिक आपका है आज के वीडियो लेक्चर का। ठीक है, लास्ट टॉपिक आपका है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्ज एब्जॉर्बर। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपका टाइप आता है क्या, कैपेसिटर टाइप सर्ज एब्जॉर्बर, आपके इंडक्टर टाइप, ऐसे फ्रेंटी टाइप। ठीक, और चौथा हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रिकल आपकी रिसर्चिएशन सर्ज एब्जॉर्बर। अब देखिए, अब हम आगे टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सर्ज एब्जॉर्बर की आपकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या गुण इसमें जो कि होने चाहिए, इसके बारे में भी हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सर्ज एब्जॉर्बर ओवर वोल्टेज के इफेक्ट से इलेक्ट्रिकल डिवाइस की सुरक्षा करता है। इस डिवाइस का यूज मैनुअली जो कि है यूज ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इंटरनल एवं एक्सटर्नल कॉजेज के कारण होने वाले ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए होता है। हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज की कंडीशन में यह शीघ्रता से ब्रेक डाउन हो जाता है। इस प्रकार यह किसी भी फ्रिक्वेंसी को असामान्य करंट को फ्लो नहीं होने देता है। इसमें जो कि है स्वतः ही आर्क दब जाती है। इसे आर्क लगभग 3 सेकंड में ही दब जाती है। इसके कारण हाई वोल्टेज व्यय किए बिना ही आपके इफेक्टिव सप्लाई एवं डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो देखिए, ये आपका लास्ट टॉपिक था आज के वीडियो का। ठीक, सर्ज एब्जॉर्बर। इतनी सभी चीज़ों के बारे में आपको जो कि है 4th लेसन में पढ़ना है। तो आज हमारा जो कि है 4th लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, 1 या 2 दिन में आपको जो कि है लेसन 5th भी आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। बहुत ही जल्दी जो कि आपका कोर्स भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास हमारा किया जा रहा है। ठीक है, आप सभी लोग जो कि सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि भी उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके और वो भी अपना कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें। आप सभी लोग जो कि नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो तो आप पर डे देखते ही चलें। तो चलिए, नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।